तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम बचाने के लिए मुसलमान भारत पर करें हमला। ISI ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से की है अपील, मोदी सरकार को IS से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब मामले पर फिर से बोले असदुद्दीन ओवैसी, बोले महिलाएं सिर पर हिजाब पहनती हैं, आंखों पर नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना लड़ाई के चीन को सौंप दी 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन। राहुल गांधी बोले कैसे ली जाएगी दोबारा, बताए मोदी का 56 इंच का सीना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी, कहा ये बन चुके हैं भाजपा के वफादार सिपाही। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत नेपाल बॉर्डर के मदरसों की योगी सरकार ने जांच कराई शुरू, तो बच्चे उर्दू में आए सबसे बेहतर, देखते रह गए अधिकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पटना के लाठीमार एडीएम के सिंह पर गिरी गाज, नीतीश सरकार ने पद से हटाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम बचाने के लिए भारत पर मुसलमान करें हमला। ISI ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लोगों से की अपील, मोदी को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। इस्लामिक स्टेट ने भारत में इस्लाम बचाने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों से भारत पर हमला करने की अपील की है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारत के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। आतंकी संगठन IS ने सभी मुसलमानों को एकजुट होने और भारत पर हमला करने की अपील की है। IS ने इस अपील का मकसद भारत में इस्लाम की रक्षा करना बताया है। IS ने कहा है कि भारत सरकार इस्लाम को लगातार निशाना बना रही है। ये सब बातें IS के प्रवक्ता अबू उर मुजाहिद ने एक बयान में कही है। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ एक साथ मिलकर हमला करना चाहिए। मुजाहिद ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट का मकसद भारत में इस्लाम की रक्षा करना है, क्योंकि वहां सरकार की तरफ से लगातार इसे निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों की हत्या की जा रही है, उनकी मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खुले तौर पर ISI ने भारत पर मुसलमानों से हमला करने की बात कही। अब देखते हैं दोस्तों ये हमला ISI किस रूप में भारत पर करवाना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब मामले पर बोले फिर से असदुद्दीन ओवैसी, मोदी सरकार को पढ़ाया पाठ। जब दोस्तों आपको बता दें कि AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महिलाएं सिर पर पर्दा रखती हैं, दिमाग पर नहीं। ओवैसी ने कहा कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, संस्कृति की अभिव्यक्ति है। अगर सरकारी स्कूल या अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं तो हिजाब को क्यों नहीं। यह महिलाओं का भी अधिकार है। महिला हिजाब अपने सिर पर रखती है, दिमाग पर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहने लड़कियों को कक्षा में जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के लिए भी कहा था, लेकिन आपको बता दें कि कई बार कोर्ट ने ऐसे बयान दिए कि हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, रोक भी लगाई थी, और इसी से नाराज होकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज दिया है ये बयान। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिना लड़ाई लड़े चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर मोदी सरकार ने दे दी जमीन, राहुल गांधी ने खोली पोल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है और भारत सरकार पर चीन को जमीन देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चीन ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की भारत की मांग को मानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी लड़ाई के चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी। आगे राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस क्षेत्र को कैसे पुनः प्राप्त किया जाएगा। दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने उस टकराव वाले बिंदु से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया के समापन के बाद एक बैठक की, जहां दोनों पक्षों में 2 साल से अधिक समय से गतिरोध था। हालांकि दोनों पक्ष गश्त चौकी 15 पीछे हट गए, लेकिन डैम चौक और देपसांग क्षेत्रों में गतिरोध को दूर करने में अभी तक कोई प्रगति नहीं आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पेंगोल झील के पास मोदी सरकार ने 1000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन को चीन को सौंप दिया है और मोदी सरकार ने सेना को ही वापस बुला लिया है, लेकिन कोई भी इस बात पर इनसे सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत नेपाल बॉर्डर के मदरसों की योगी सरकार ने जांच कराई शुरू, तो बच्चे उर्दू में बेहतर, दूसरे सब्जेक्टों में थोड़े कमजोर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की जाँच कराई जा रही है। योगी सरकार ने इस जाँच का मकसद अभी तक नहीं बताया है। इसके तहत बुधवार को महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में चल रहे मदरसों की भी 12 बंदियों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। भारत नेपाल सोनौली सीमा के पास कुरसौली में मान्यता प्राप्त मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मिसबाहुल ओलूम चल रहा है। यहाँ जांच करने पहुंची टीम ने पाया कि अरबी, फारसी और उर्दू में यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा है।
बच्चे फटाफट इस मामले में जवाब दे रहे थे। हालांकि दूसरे विषयों जैसे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में बच्चों की पढ़ाई का स्तर खराब है। जांच अधिकारियों ने बच्चों की आधुनिक शिक्षा की बदतर स्थिति को देखते हुए शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पर जोर देने की नसीहत दी। साथ ही पढ़ाई के स्तर और बेहतर करने को कहा। अधिकारियों का कहना है कि सभी मदरसों की जांच कर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा उन्हें बताया। योगी सरकार सोच रही थी कि उर्दू नहीं बल्कि आतंकवाद की शिक्षा यहाँ दी जाती होगी, लेकिन जब डीएम और एसपी ने बच्चों से सवाल किए उर्दू अरबी में तो बच्चों ने फटाफट जवाब दिए, एक भी गलती कोई नहीं कर पाया। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी सराहना की बच्चों की और कहा कि इन्हें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए जिस लेवल पर इन्हें उर्दू अरबी पढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बच्चों ने आज काफ़ी अच्छा काम किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा ये भाजपा के वफादार सिपाही बन चुके हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह भाजपा के वफादार सिपाही बन गए हैं। हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद पर मंगलवार तीखा जुबानी हमले किए गए थे। कांग्रेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया है और वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही बन गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर आज़ाद का एक वीडियो साझा करते हुए ये टिप्पणी की। इस वीडियो में आज़ाद को ये कहते सुना जा सकता है कि वह सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री मोदी को गाली नहीं देते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पटना के लाठीमार एडीएम के सिंह पर गिरी गाज, नीतीश सरकार ने पद से हटाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को बेरहमी से पीटे जाने के मामले में अब लाठीमार एडीएम के सिंह पर गाज गिर गई है। नीतीश सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। के सिंह को अब सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पटना में जब 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान अभ्यर्थी अनीसुर रहमान को एडीएम के सिंह ने लाठी से बेरहमी से पीटा था। इस दौरान अनसर रहमान के हाथों में तिरंगा था, लेकिन फिर भी के सिंह उसे पीटते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद नीतीश सरकार की जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। केस की जांच पूरी होने के बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह को शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलाने और तिरंगे का सम्मान न करने के मामले में हुई जाँच में दोषी पाया गया, जिसके बाद मंगलवार को तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटा दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र सरकार पर बरसी सोनिया गांधी, कहा सत्ता की ताकत कुछ नेताओं के हाथ में। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में लेख लिखकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि पिछले 8 सालों में सत्ता की ताकत कुछ नेताओं के हाथ में केंद्रित हुई है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यही नहीं, सोनिया गांधी ने संवैधानिक संस्थानों पर दबाव और उनके दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि चुनाव जीतने के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों पर हमला हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सोनिया गांधी ने सवाल उठाए और कहा कि ये सत्ता की टूल बनकर रह गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में पैसों की तथाकथित अनियमितता के आरोपों में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कई घंटे पूछताछ की थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई, 17 सितंबर को होगा फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि कुतुब मीनार पर मालिकाना हक के मामले में मंगलवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह के वकील एमएल शर्मा से याचिका की मेंटेबिलिटी पर दलील देने को कहा। इस पर एमएल शर्मा ने कहा है कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाज़त के पूरी प्रॉपर्टी पर अपने कब्जे में ले ली थी। दरअसल कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट इस मामले पर 17 सितंबर को तय करेगा कि महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं। कोर्ट ने मालिकाना हक को लेकर कहा कि कुछ लोग वहाँ पूजा के अधिकार की मांग कर रहे हैं, आपके पास ना अभी कब्जा है और ना ही आपका भी कोर्ट आए। इस पर एमएल शर्मा ने दलील दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1960 में याचिका दाखिल थी जो अभी लंबित है। पीएम राष्ट्रपति को भी इस मामले में पत्र लिखा है। अगर अलग अलग राज्यों में ये संपत्तियां सरकार के कब्जे में है तो हम सभी राज्यों और वहाँ की अदालतों में नहीं जा सकते, इसलिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। बड़ी अपडेट इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की 15 साल की नाकेबंदी के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन, गैस क्षेत्र पर मांगा अपना अधिकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीनी एनक्लेव पर 15 साल से अधिक समय से लगाए गए इजरायली नाकेबंदी के खिलाफ पश्चिमी गाजा में दर्जनों फिलिस्तीनियों ने एक रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से गाजा पट्टी के तट पर 2000 में खोजे गए गैस क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार की मांग की है। बाद में झंडा लहराते हुए फिलिस्तीनियों को ले जाने वाली दर्जनों नौकाओं ने एक समुद्री मार्च किया है, जिसमें सशस्त्र फिलिस्तीनी गुटों के ड्रोन उनकी रक्षा के लिए इधर उधर उड़ते रहे। गाजा के सत्तारूढ़ गुट हमास सहित कई
फ़लस्तीनी गुटों द्वारा मंगलवार को आयोजित किए गए इस प्रदर्शन के दौरान फ़लस्तीनी झंडे लहराए गए और अरबी और अंग्रेजी दोनों में लिखे बैनर का प्रदर्शन किया गया, जिसमें लिखा था स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ यात्रा करना हमारा अधिकार है और हमारी गैस हमारा अधिकार है।